नमस्कार, मैं हूं मनीता उपाध्याय। पी न्यूज के लेट नाइट बुलेटिन में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। रींगस कस्बे के निजी अस्पताल में 61 वर्षीय महिला की इलाज के दौरान मौत हो गई, जिसके परिजनों द्वारा पुलिस थाने में अस्पताल प्रशासन के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज करवाया गया। पुलिस ने बताया कि पावंडा की ढाणी तनबावड़ी निवासी रामकिशोर पुत्र बंशीधर वर्मा ने मामला दर्ज करवाया कि उनकी माता राधा देवी को पथरी के ऑपरेशन के लिए 22 जनवरी को जेडी हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया था। 23 जनवरी की सुबह करीब 9 बजे चिकित्सकों ने पथरी का ऑपरेशन करने के लिए ऑपरेशन थिएटर में लेकर गए और करीब 2 घंटे बाद राधा देवी को ऑपरेशन थिएटर से बाहर निकाला। परिजनों से कहा गया कि मरीज की हालत ठीक है और आईसीयू में भर्ती कर लिया गया। कई घंटे गुजर जाने के बाद भी महिला को होश नहीं आने पर परिजन हंगामा करने लगे तो अस्पताल प्रशासन के द्वारा ये कहा गया कि इनको हार्ट अटैक आया है और इनको जयपुर रेफर करना पड़ेगा। मृतका के पुत्र रामकिशोर का कहना है कि जिस समय चिकित्सकों ने रेफर करने के लिए बोला उस समय मेरी माता राधा देवी वेंटिलेटर पर थी। राधा देवी की सोमवार सुबह करीब 7:30 बजे मौत हो गई। परिजनों ने पुलिस थाने में अस्पताल प्रशासन के खिलाफ लापरवाही पूर्वक इलाज करके मरीज को मौत के घाट उतारने का आरोप लगाते हुए शव लेने से इनकार कर दिया। पुलिस अधिकारियों की काफी समझाइश के बाद परिजन महिला के शव का सीकर कल्याण अस्पताल में पोस्टमार्टम करवाने को सहमत हुए। जेडी हॉस्पिटल के आईयूसी के प्रभारी डॉक्टर विनोद शर्मा का कहना है कि महिला के पथरी थी जिसका एंडोस्कोपी के माध्यम से ऑपरेशन किया गया था। ऑपरेशन के बाद महिला की स्थिति ठीक थी, आईसीयू में शिफ्ट कर दिया गया था। करीब आधे घंटे बाद महिला को सांस लेने में दिक्कत होने लगी और हार्ट ने काम करना बंद कर दिया। करीब 1.5 से 2 घंटे की मेहनत के बाद महिला का हार्ट काम करने लगा। इसके बाद बीपी बढ़ाने की दवाइयां दी गई, लेकिन महिला पूरी तरह से सपोर्ट सिस्टम पर थी। सोमवार सुबह करीब 7:30 बजे फिर से महिला का अचानक हार्ट ने काम करना बंद कर दिया और महिला की मौत हो गई। वहीं परिजनों ने आरोप लगाया है कि अस्पताल में कार्डियोलॉजिस्ट की व्यवस्था भी नहीं थी, फिर भी मरीज को वहां क्यों रोका गया। मेरी मम्मी है ना, जो 61 साल की है, अब उसका ऑपरेशन करवाने के लिए हम यहाँ पे जेडी में आए थे। तो जेडी में 5-7 दिन पहले मैं दिखा के ले गया था। उन्होंने बोला कि भाई ये जांच वगैरह करवा लेना, जांच सही है तो हम ऑपरेशन कर देंगे। जांच वगैरह मैंने एक MRC पे जयपुर से करवा लिया और बाकी की जांच यहाँ पे हो गई। ये बोले पूरी जाँचें सही है, ऑपरेशन बढ़िया हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने कल परसों 22 तारीख को मैंने एडमिट करवा दिया ऑपरेशन के लिए, शाम को 3:30 बजे। रात को तो कोई ड्रिप वगैरह उन्होंने कोई ट्रीटमेंट नहीं दिया। पूरी रात तो सही रही, वो खाना पीना खाई, मतलब घूम भी रही थी वहाँ पे हॉस्पिटल में। बाकी इस कल 9:30 बजे उनको ऑपरेशन थिएटर में ले जाया गया था ऑपरेशन के लिए। तो ऑपरेशन थिएटर में ले जाने के बाद में आधा घंटे बाद में है ना, उनका ही कोई स्टाफ आया बाहर, अंदर से कोई पेपर पे लिखा लेके आया। और मेरे भाई साहब थे, वो अनपढ़ इतना पढ़े लिखे है नहीं, उनसे अंगूठा भी टिकवा लिया और साइन भी करवा लिया। मैं नीचे था उस टाइम पे वो नीचे था। अब 11:30 बजे पेशेंट को अफरा तफरी मच रही थी, उसमें स्टाफ वालों में अफरा तफरी मच रही थी, कोई किधर भाग रहा था, कोई किधर भाग रहा था। मैं उनको पूछा कि यार क्या हो गया, मेरी माँ कैसी है? तो वो बोले कि रुक जाओ, अभी सही है, कोई दिक्कत नहीं है। उन्होंने डायरेक्ट ही आईसीयू में ले जाके और वो नलकियाँ वगैरह लगा दी उनके। उस टाइम से जब निकाले थे ना ऑपरेशन से, तो उनको होश नहीं था, बिल्कुल बेहोश थी, वो बेहोश थी। जैसे उनको अंदर उसमें लेके गए ना ऑपरेशन थिएटर, उसमें सॉरी आईसीयू में, तो आईसीयू में वेंटिलेटर पे ले लिया उनको बिना हमारी परमिशन के। 1 घंटे तक हमको अंदर जाने नहीं दिया। वो बोले कि अभी डॉक्टर साहब अंदर है, जाने नहीं देगी, जाने नहीं देगी। उसके बाद में 1.5-2 घंटे बाद में बोलते हैं कि इनके तो अटैक आ गए एकदम से, इनको आप जयपुर रेफर करें, हम आपके साथ ही इनको जयपुर ले जाओ। तो सर हम कहाँ लेके जाते उसको? अब कल शाम से तो बिल्कुल वो उस पर थे आईसीयू में, वो सांस वगैरह उससे मशीन से चल रहा था मेरे हिसाब से। वो कल ही डेथ हो गई थी उनकी, लेकिन मेरे को सुबह 7 बजे बुलाया। 7 बजे तक तो उन्होंने अंदर जाने ही नहीं दिया, मना कर दिया। 7 बजे से पहले तो कोई जाएगा नहीं अंदर। 7 बजे जैसे ही गया तो मशीन पे वही सिस्टम चल रहा था। मैं गया कंपाउंडर से पूछा, कंपाउंडर बोला कि सब कुछ सही चल रहा है, इनका हार्ट रेट वगैरह है ना बढ़िया चल रहा है, मतलब 105 की लमसम चल रहा है, नॉर्मल है, सही चल रहा है। 10-15 मिनट बाद में अंदर से आवाज़ दी कि राधा देवी के साथ कौन है? तो मैं गया कि सर मैं हूँ। तो मेरे को डॉक्टर आके बोले कि यार नहीं बैठ पाई माता जी। वो क्या दिक्कत हो गई सर? कि वो है ना हार्ट काम नहीं कर रहा है इनका। मेरे को ऐसे बोले वो डॉक्टर कि इनका हार्ट काम नहीं कर रहा और इनकी डेथ हो चुकी है। यही है सर। अभी रिपोर्ट दर्ज करवा दी मैंने, रिंगस थाना है ना यहाँ पे, मैंने रिपोर्ट दर्ज करवा दी उनके खिलाफ।
जेडी हॉस्पिटल के खिलाफ और डॉक्टरों से जो भी उनसे लापरवाही है, मैं तो यही मांग करता हूँ इन थाने वालों से कि मेरे को न्याय मिले। ऐसा किसी दूसरे के साथ ना हो, नहीं तो ज़िंदगी चली जाएगी। मेरी माँ ही अपने खुद पे मतलब चल के आई थी, खुद उनकी सीसीटीवी खंगाले ना आप, तो उनकी सीसीटीवी में भी वो नज़र आ जाएगी कि कैसे चल रही थी, फिर रही थी, वो खुद ही खाना खाई थी। और सीबीडी होती है, उसमें पतली थी इनको, ठीक है। तो एंडोस्कोपिक होता है, उसमें कोई चीरा वगैरह नहीं लगता है, दूरबीन से वो इस पत्थर निकाला जाता है, ठीक है। उसके बाद में पेशेंट स्टेबल था, आईसीयू में शिफ्ट कर दिया। आईसीयू में शिफ्ट करने के बाद में करीब आधे घंटे बाद में पेशेंट का अचानक सांस लेना बंद कर दिया और हार्ट बंद हो गया था इनका। फिर ठीक है, लगभग 1.5-2 घंटे की पूरी मेहनत करने के बाद में, खूब मेहनत हुई, उसके बाद में पेशेंट का हार्ट वापस आ गया। पेशेंट ने थोड़ा सा सांस लेना भी स्टार्ट कर दिया। पेशेंट का बीपी पल्स चले गए थे, बीपी बढ़ाने की दवाई दी, उससे पेशेंट का बीपी भी आ गया, पल्स भी आ गई। पेशेंट ने हल्का फुल्का सांस भी लेना स्टार्ट कर दिया, पेशेंट रिवाइव हो गया, ठीक है। उसके बाद में रात भर, अब ये था कि जो लाइफ थी वो पूरी सपोर्ट के ऊपर चली गई थी उनकी। वेंटिलेटर पे लेना, बीपी की जो दवाइयाँ नहीं आ रही थी, बीपी की दवाइयाँ देना, ठीक है। उससे रात भर पेशेंट स्टेबल रहा। लेकिन सुबह आज लगभग 7:30 बजे के आसपास अचानक से फिर पेशेंट के हार्ट ने काम करना बंद कर दिया। घंटे 1.5 घंटे तो कोशिश करी, लेकिन फिर पेशेंट रिवाइव नहीं हो सका। ये बात निवासी पाउंडा के रहने वाले, जिन्होंने इनकी माँ भर्ती थी गाल ब्लैडर की ऑपरेशन के लिए जेडी हॉस्पिटल रिंगस के अंदर, जिन्होंने आज रिपोर्ट दी सुबह कि उनकी माताजी की इलाज के दौरान मृत्यु हो गई है और इस मृत्यु के अंदर डॉक्टरों की लापरवाही रही है। तो उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। जैसे इन्होंने रिपोर्ट दी, पोस्टमार्टम करवा के बोर्ड से परिजनों के लाश रिपोर्ट कर दी गई। सर किन धाराओं में रिपोर्ट दर्ज हुई? 304A जो है लापरवाही से ऐसा कोई काम करना जिससे मृत्यु कारित हो जाए, उसके तहत। सीकर जिले में महिला उत्थान एवं महिला सशक्तिकरण में कार्यरत उदय सेवा संस्थान द्वारा राष्ट्रीय बालिका दिवस पर बेटियों को उड़ने दो कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें बालिका शाहीन, मुस्कान, फिजा, समीरा ने तख्तियों पर बेटियों को उड़ने दो का संदेश दिया। इस दौरान बालिकाओं को सम्मानित भी किया गया। संस्थान के अध्यक्ष डॉक्टर जाकिर बड़गुजर ने बताया कि महिलाएं खुद को पुरुषों से कमजोर समझती हैं। वे ये भूल गई हैं कि प्रकृति ने उन्हें विशेष गुण देकर भेजा है, लेकिन समाज की मानसिकता के कारण वे खुद को असहाय मानने लगी है। उन्हें समझना होगा कि महिलाएं शक्ति का रूप है, क्योंकि पुरुष भी मां दुर्गा की पूजा शक्ति के लिए ही करते हैं। बेटियों में आत्मविश्वास जगाना है तो उन्हें घर की 4 दीवारों से बाहर निकालना होगा। बेटियां समाज में इसलिए पीछे हैं क्योंकि उनके अंदर आत्मविश्वास की कमी है। उन्हें पता ही नहीं है कि वे पुरुषों से कितनी अलग है। सोचने समझने की क्षमता से लेकर उनके अंदर जो विशेष गुण होते हैं वे पुरुषों में नहीं होते। इस दौरान यूथ विंग अध्यक्ष रहीस खान, समीर नारू, खलील बड़गुजर, रफीक बहलीम, शंकरलाल जहांगीर सहित अनेक सदस्य मौजूद रहे। दिवस के अवसर पर उदय सेवा संस्थान ने बेटियों को उड़ने दो एक ऐसा प्रोग्राम स्टार्ट किया है, जिसमें हमने बेटियों को उड़ने के लिए जो भी उनकी सहायता होगी, जैसे स्वरोजगार, महिला उत्थान, महिला सशक्तिकरण या उनकी प्रतियोगिता परीक्षा, जो भी इन बेटियों को सहयोग होगा उदय सेवा संस्थान करेगी। आपका नाम? डॉक्टर जाकिर बड़गुजर, अध्यक्ष उदय सेवा संस्थान। चूरू जिले में सदन में 7 व 8 नंबर के बजट पर कांग्रेस व भाजपा पार्षद आपस में उलझ गए। बाद में आपसी समझाइश से मामले को सुलझाया गया। बजट में 9 नंबर को बजट में पास नहीं किया गया। चूरू जिले में सभापति पायल सैनी की अध्यक्षता में नगर परिषद साधारण सभा की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में पायल सैनी ने बताया कि बजट वर्ष 2022-23 के अनुमोदन पर विचार, 2 सेक्टर जोनल प्लान के अनुमोदन पर विचार, मेडिकल कॉलेज हेतु आवंटित भूमि के अनुमोदन पर विचार, अल्पसंख्यक छात्रावास हेतु भूमि आवंटन पर विचार, स्टेशनरी क्रय कार्य की एकल निविदा में प्राप्त न्यूनतम दर के अनुमोदन पर विचार, सुशीला देवी पत्नी लालचंद एवं श्रीमती राजू देवी पत्नी जगदीश प्रसाद सराफ के विरुद्ध न्यायालय में लंबित अभियोजन प्रकरण में समझौते पर विचार, वर्ष 2019-20 में गंदे पानी की डिग्गियों के संचालन हेतु 24.50 लाख की कार्योत्तर स्वीकृति पर विचार, वर्ष 2020-21 में गंदे पानी की डिग्गियों के संचालन हेतु 21.00 लाख की कार्योत्तर स्वीकृति पर विचार, सोमनाथ पुत्र मोहनलाल चंदेल, पुराना वार्ड नंबर 35 चूरू द्वारा किए गए अतिक्रमण व अवैध निर्माण को हटाने की स्वीकृति पर विचार, मोहम्मद अली व अहमद गन्नी पुत्र अब्दुल गन्नी के विरुद्ध इस्तगासा संख्या 610/19 व 614/19 में राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 299 के अंतर्गत समझौता कराने पर विचार, स्वतंत्रता सेनानी एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री दौलत राम सारंगी कलेक्ट्रेट चूरू के सामने मूर्ति लगाने की आदि बिंदु पर बजट पास किया गया। बैठक में अधिशासी अभियंता पूर्णिमा यादव, लेखाधिकारी चैनाराम बेनीवाल, सहायक विधि परामर्शी धर्मपाल शर्मा आदि मौजूद रहे।
हम जोन प्लान है, मेडिकल कॉलेज है, जो अल्पसंख्यक की भूमि है, इसमें कोई हमारा विरोध नहीं है। ये तो शहर की समस्या है, ये बहुत बड़ी अच्छी बात है। करे तो हमारा इसमें कोई मुद्दा गलत नहीं है, हमारा विचार गलत नहीं है। पर मैडम में और ये जो नगर परिषद है, इसकी नीयत अच्छी नहीं है। तो ये एक मिनट रुको मैडम जी, क्या बताने के बारे में बैठक ली आपने? सदन के बारे में जो आज मीटिंग बुलाई गई है, वो तो बहुत हम चेयरमैन साहिबा को बधाई देते हैं कि आज 7 महीनों में इनके कानों के जूर उनकी है, तो ये इसने मीटिंग बुलाई है। पर इस मीटिंग बुलाई का औचित्य क्या है? इस एक जोनल प्लान आज नहीं होता, इसमें एजेंडा, तो ये मीटिंग नहीं बुलाते। और ये मीटिंग इसीलिए बुलाई गई है कि इसमें ये प्लान सम्मिलित किया गया। उसी में इन्होंने बोर्ड देखिए बजट की मीटिंग है, इसका क्या औचित्य था आज मीटिंग का, बोर्ड की मीटिंग का इसमें रखने का? क्योंकि ये जानते हैं कि हमारे बोर्ड की मीटिंग पास होगी नहीं मीटिंग आगे हिम्मत भी नहीं है मीटिंग बुलाने के लिए। तो ये 7 महीनों से 4 महीना, आज 26 महीनों से 4 मीटिंगें बुलाई गई है। और चूरू नगर परिषद की आज साधारण सभा की बड़ी अहम बैठक थी, जिसमें जोनल प्लान अनुमोदन व बजट 2022-23 के अनुमोदन पर भी विचार था। इसके साथ ही में कुल मिलाकर 11 एजेंडे रखे गए थे, जिसमें एक दौलत राम सहारण जी की मूर्ति लगाने, मेडिकल कॉलेज और अल्पसंख्यक छात्रावास के लिए जमीन आवंटन पर भी विचार था। एक एजेंडे को छोड़कर बाकी सभी जो है वो बहुमत से पास हुए हैं, सर्वसम्मति से पास हुए। 2 एजेंडे पर सभी की राय नहीं बनी। एक एजेंडा बहुमत से पास है, वह एक एजेंडा जो है वो सर्वसम्मति से खारिज हुआ है, जिसमें किसी अवैध निर्माण अतिक्रमण को हटाने पर विचार था। सदन के द्वारा निर्णय लिया गया कि कोई भी जो शहर है उसमें बड़े अवैध निर्माण अतिक्रमण हो रहे हैं। जो ये पर्टिकुलर जो मामला था वो करीब 12 साल पुराना मामला था, इसलिए उसको नहीं हटाने की जो सदन का उसको नहीं हटाने का निर्णय लिया गया है। और इसके अलावा जो कुल 11 एजेंडे थे उसके साथ में साधारण सभा की बैठक संपन्न हुई है। चूरू जिले में सम्माननीय बलजीत सिंह जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय चूरू का सरदार शहर अभिभाषक संघ द्वारा आज अभिनंदन किया गया। जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय द्वारा दिनांक 6 अगस्त 2021 को चूरू पदभार ग्रहण किया गया था। उनकी अनुशंसा पर सरदार शहर न्याय क्षेत्र के लिए ACJM कोर्ट व JM कोर्ट की बिल्डिंग निर्माण हेतु राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा वित्तीय स्वीकृति जारी की। जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय के कार्यकाल के दौरान सम्माननीय न्यायाधिपति महोदय श्री रामेश्वर व्यास द्वारा ACJM व JM न्यायालय भवनों का शिलान्यास किया गया। सरदार शहर में ADJ कोर्ट का स्थायीकरण किया गया और अब ADJ कोर्ट की बिल्डिंग, अधिवक्ता चैम्बर्स, कैंटीन, न्यायार्थी परिसर, एक हॉल व पार्किंग व्यवस्था हेतु वित्तीय स्वीकृति प्राप्त हुई है। शीघ्र ही सरदार शहर में ADJ कोर्ट बिल्डिंग का निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा, जिससे सरदार शहर तहसील क्षेत्र की जनता को सस्ता, शीघ्र न्याय सुलभ होगा। इसके लिए सरदार शहर की जनता जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय की पूर्ण रूप से आभारी है। अभिभाषक संघ की ओर से आभार अभिव्यक्त करते हुए जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय का अभिनंदन करने का निर्णय लिया गया था। जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय द्वारा अभिभाषक संघ के सदस्यों को कोविड-19 की पालना करते हुए अभिनंदन हेतु कहा गया, जिसके अनुसार आज सरदार शहर अभिभाषक संघ के अध्यक्ष माणक चंद भाटी, सचिव श्री जगदीश प्रसाद माली, महासचिव श्री भागीरथ सिंह, संयोजक श्री दिलीप सिंह पवार, कार्यकारिणी सदस्य श्री नरेश भाटी, बाबू सिंह राठौर व मोहसिन खान साखला द्वारा जज साहब का अभिनंदन किया गया। अभिनंदन में माल्यार्पण, शॉल, मोमेंटो और अभिनंदन पत्र भेंट किया गया। सभी उपस्थित सदस्यों द्वारा आभार अभिव्यक्त किया गया। क्या कार्यक्रम था आज अपने यहाँ पर? हमारे जज साहब ने 6 अगस्त 2021 को जिला एवं सेशन न्यायाधीश के पद पर चूरू में ज्वाइन किया था। इनके पधारने के बाद चूरू न्याय क्षेत्र में कई नए न्यायालय खुले हैं। सरदार शहर में JM और ACJM कोर्ट की बिल्डिंग की वित्तीय स्वीकृति आई थी। अब ADJ कोर्ट स्थायी हुआ और ADJ कोर्ट के बिल्डिंग निर्माण की वित्तीय स्वीकृति मिली है इन्हीं के कार्यकाल में और इन्हीं की सिफारिश से। उसमें 36 चैम्बर है, 2 लिफ्ट है, 1 कैंटीन है, पार्किंग है, न्यायार्थी परिसर है, 1 हॉल है। सरदार शहर क्षेत्र में इनके कार्यकाल में 5 महीनों में काफ़ी उन्नति हुई है और काफ़ी न्यायार्थी परिसर बने, न्यायालय के परिसर बने हैं। इसलिए हमने जज साहब का आभार अभिव्यक्त करने के लिए अभिनंदन पत्र भेंट करने का सरदार शहर अभिभाषक संघ की ओर से मानस बनाया था और उसी के तहत सरदार शहर अभिभाषक संघ की कार्यकारिणी के सदस्य हैं, जिनमें मैं अध्यक्ष हूँ, मेरे सचिव जगदीश प्रसाद जी माली हैं, महासचिव भागीरथ सिंह है, संयोजक दिलीप सिंह पवार है, कार्यकारिणी सदस्य नरेश भाटी, मोहसिन खान सांखला और बाबू सिंह राठौड़ यहाँ आए हुए हैं।
क्योंकि कोविड गाइडलाइन की पालना करते हुए हमें 7 मेंबर्स के आने का ही निर्देश दिया था। इसलिए 7 बार के सदस्य आकर के और साहब का अभिनंदन किया है, माल्यार्पण किया है, शॉल भेंट किया है। और चूरू जिला आईपीएस दिगंत आनंद ने सोमवार को चूरू एसपी का कार्यभार ग्रहण कर लिया। इस मौके पर एसपी डी आनंद ने कहा कि उनकी सबसे पहली प्राथमिकता रंगदारी जैसे संगठित अपराधों पर लगाम लगाना रहेगा। इसके अलावा समाज के कमजोर वर्ग, महिला व बच्चों के खिलाफ होने वाले अपराधों पर प्रभावी अंकुश लगाना उनकी प्राथमिकता रहेगी। उन्होंने हरियाणा सीमा से सटे चूरू जिले में ट्रांजेक्ट क्रिमिनल पर बोलते हुए कहा कि इसके लिए पड़ोसी राज्यों के अधिकारियों से बातचीत की जाएगी। उन्होंने कहा कि मादक पदार्थों की तस्करी के लिए बड़ी सीज की कार्रवाई की जाएगी ताकि इस तरह की तस्करी पर अंकुश लग सके। गैंगस्टर संपत नेहरा द्वारा रंगदारी के मामले में एसपी ने कहा कि इस तरह के संगठित अपराधों को कंट्रोल करना जरूरी है। ऐसे संगठित क्रिमिनल के पास न केवल हथियार है बल्कि टेक्निकल रूप से भी वेल इक्विपमेंट लोग हैं। चोरी के मामलों पर अंकुश लगाने के लिए पैदल गश्त और मोबाइल गश्त को बढ़ाया जाएगा। जो प्रथम दृष्टया मेरे मन में आ रही है उसमें सर्वप्रथम प्राथमिकता है संगठित अपराध पर प्रभावी लगाम लगाना। संगठित कोई भी अपराध जो हो रहा है उस पर हर तरह के जो 20 बिंदु भी हैं अपने उन पर प्रभावी एक तरह से लगाम लगाना। दूसरा जो कमजोर वर्ग है समाज का, महिला, बच्चे, SC ST पिछड़ा वर्ग, उनके विरुद्ध होने वाले जो अपराध हैं उन पर प्रभावी लगाम लगाना। और तीसरा जो जन अभियोग हैं, जो पब्लिक ग्रीवेंसेस हैं, उनकी वक्त से सुनवाई हो, वक्त से उनका निस्तारण हो। ये 3 प्राथमिकता। अलवर जिले में मूक बधिर बालिका के साथ हुई घटना को लेकर आज भीमसेना ने कल्याण सर्किल पर राज्य सरकार का पुतला फूंकते हुए घटना के दोषियों पर तुरंत कार्रवाई करने की मांग की। सीकर जिले की भीमसेना के संस्थापक ने कहा कि घटना में जो भी दोषी है उनकी जल्द पहचान और पूरे मामले का खुलासा हो। ऐसे लोगों के खिलाफ जल्द से जल्द बड़ी कार्रवाई हो। भीमसेना अलवर की घटना की निंदा करती है। विरोध प्रदर्शन के बाद जिला कलेक्टर को राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा गया। 11 जनवरी को अलवर शहर के और ब्रिज पर एक मूक बधिर नाबालिग बालिका के साथ में दुष्कर्म की घटना हुई और बालिका को ब्रिज के नीचे गिरा दिया गया। इस घटना को लेकर के पूरे राजस्थान प्रदेश में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। इस विरोध प्रदर्शन में आज सीकर जिला मुख्यालय पे कल्याण सर्किल पे भीमसेना सहित विभिन्न सामाजिक संगठनों द्वारा विरोध प्रदर्शन में राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री माननीय अशोक जी गहलोत का पुतला जलाकर विरोध किया जा रहा है तथा माननीय राज्यपाल महामहिम राज्यपाल महोदय के नाम द्वारा जिला कलेक्टर ज्ञापन सौंपा जा रहा है। आपका नाम? अनिल तिड़दिया, संस्थापक भीमसेना। सीकर जिले के लक्ष्मणगढ़ कस्बे में आजादी का अमृत महोत्सव शहीदों को शत नमन समारोह के द्वारा आज एनसीसी बटालियन के प्रतिनिधि लक्ष्मणगढ़ उपखंड क्षेत्र के खीरवा गांव पहुंचकर शहीद सूबेदार लियाकत अली पठान के यहां वीरांगना व परिवारजनों से मुलाकात की। एनसीसी बटालियन के प्रतिनिधि लेफ्टिनेंट डॉक्टर नरेश कुमार वर्मा, सूबेदार अवतार सिंह, हवलदार फारूक खान, हवलदार आरिफ अली सहित अन्य एनसीसी की कैडेटों ने शहीद वीरांगना रबिया बानो को महोत्सव के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भेजा गया मोमेंटो भेंट किया। इस दौरान एनसीसी बटालियन के प्रतिनिधियों ने वीर वीरांगना और परिवारजनों से मुलाकात की। सीकर चारपुल गेट के बाहर हीरालाल जी के कुएं के पास वार्ड संख्या 24 में गंदगी का अंबार लगा हुआ है। कुएं पर बालाजी का मंदिर है और नीचे कचरे के ढेर लग रखे हैं। कचरा पात्र रखा हुआ है लेकिन लोग कचरा बीच रास्ते में डाल जाते हैं जिससे आवागमन में परेशानी होती है। लोगों को व्यापारी जगदीश प्रसाद शर्मा ने बताया कि नगर परिषद प्रशासन इस ओर ध्यान दे जिससे गंदगी से छुटकारा मिल सके। यहाँ चांदपुर गेट के पास बस स्टैंड के सामने वाली गली में कुएं के पास बालाजी है और यहाँ कचरा बहुत पड़ा है। ये सब लोग देख रहे हैं आप। सीकर सैन समाज सेवा समिति सीकर द्वारा बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर की जयंती मनाई गई। इस मौके पर समिति के अध्यक्ष एडवोकेट महेश वर्मा, ओम प्रकाश परिहार, गोकुल चंद सैन, महेंद्र सैन, अरुण सैन, सुमन मोदी, नरेश सैन, लक्ष्मीकांत सैन, राकेश सैन, द्वारका प्रसाद खुरदुरा, ओम प्रकाश वर्मा, रोहित सैन सहित कई लोग मौजूद रहे। आज सेन मंदिर चांदपुर गेट के बाहर सीकर में जननायक माननीय श्री कर्पूरी ठाकुर की 98वीं जयंती धूमधाम से मनाई गई। वे राजनीति भी थे, बिहार राज्य के एक दूसरे उप मुख्यमंत्री रहे और 2 बार मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। ओबीसी के लिए सबसे पहले उन्होंने शुरुआत की थी, उनको रिजर्वेशन वगैरह की जो शुरुआत की उन्होंने की थी। वो अच्छे राजनीति भी थे और लोकप्रियता ज़्यादा बढ़ गई, इसलिए इनको जननायक कहा था। धन्यवाद। पी न्यूज के लेट नाइट बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप लगातार बने रहिए पी न्यूज के साथ एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन ऑफ नोटिफिकेशन so that you will get each and every update of our channel.